अध्याय 5। वो जो दरार से बाहर आया। भाग 1। शुद्ध हिंदी। अध्याय 4 से सीधा आरंभ। मृत्यु द्वार का तूफान थम चुका था, पर अवशेषालय की दीवार अब भी धीमे धीमे कांप रही थी, मानो भीतर कोई अजाना जीव सांस ले रहा हो। अरीफ और लीरा अभी भी फर्श पर पड़े थे, शरीर थका हुआ, पर मन में एक अजीब सी चेतावनी जल रही थी। वही दीवार जिसमें एक काली लहर फिसलकर गायब हुई थी। लीरा ने अरीफ का हाथ पकड़ा। कुछ समाप्त नहीं हुआ। मुझे अभी भी किसी की उपस्थिति महसूस हो रही है। अरीफ उठ खड़ा हुआ। उसने दीवार को ध्यान से देखा और तभी भीतर से एक धड़कन गूंजी। धक धक धक। कायर्स ने घबराकर कहा। द्वार तो बंद हो चुका था, फिर ये धड़कन किसकी है? टारन कांप गया। ये दीवार तो ऐसे हिल रही है जैसे किसी ने इसके भीतर से थपथपाया हो। भाई, ये ठीक नहीं है। अचानक दीवार पर एक काली रेखा उभर आई, जैसे किसी नुकीले नाखून से भीतर से खरोंची जा रही हो। रेखा फैलने लगी और एक टूटी भारी आवाज निकली। अधीपति गिर गया, पर दरार जाग उठी। लीरा हाफ उठी। ये उसकी शक्ति नहीं है, ये कुछ और है। रेखा फटी और भीतर से ठंडी काली धुंध बाहर फैली। उस धुंध के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसके कंधों पर धुएं जैसी टूटी हुई काली पंख रेखाएं थी, त्वचा पर काले दरारों जैसी लकीरें और आंखें टिमटिमाते तारों जैसी चमकती हुई। अरीव ने तलवार थाम ली। बताओ, तुम कौन हो? वो प्राणी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर बोला, मैं अधीपति नहीं, मैं हूं वह जो दरारों के बीच चलता है, संसारों का संदेशवाहक। कायर सहम गया। ये तो छाया जाती भी नहीं, ये तो उससे ऊपर का कुछ है। अरीफ आगे बढ़ा। तुम यहां क्यों आओ? संदेशवाहक धीरे धीरे निकट आया। उसके कदमों का कोई स्वर तक नहीं। अधीपति केवल प्रहरी था। उसका अंत तुम्हारे जागरण की पहली चिंगारी है। तुमने रक्त प्रतिध्वनि को स्पर्श किया है, धारक। अब रक्तमुक्ता अपना अगला रूप खोज रहा है। लीरा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या उसके भीतर की दुनिया बदल रही है? संदेशवाहक ने उसकी ओर देखा। वो कोई दुनिया नहीं, वो एक धड़कता हुआ संसार है। उसने हाथ उठाया। हवा लाल रोशनी से भर उठी। अरीव ने अपने सामने एक झलक देखी। लाल आकाश, काले वृक्ष जिन पर रक्त क्रिस्टल उग रहे थे, दूर एक प्राचीन लाल देवालय और ऊपर चमकता हुआ रक्त तारा। अरीव हक्का बक्का रह गया। ये सब मेरे भीतर? संदेशवाहक ने सिर झुकाया। हाँ, और आगे इससे भी अधिक भयानक और महान रूप खुलेंगे। रसायन कला, साधना पथ, अनेक लोक, सब तुम्हारे रक्तमुक्ता से ही प्रारंभ होंगे। फिर उसने अंतिम वाक्य कहा, जिससे पूरा कक्ष सन्नाटे में जम गया। पर सावधान रहना, धारक, कोई तुम्हें देख रहा है। अरीव चौंका। कौन? संदेशवाहक की आंखों की तारों जैसी चमक बुझ गई। केवल अंधेरा शेष रहा। उसने फुसफुसाया, वह जो छाया में चलती है, जो तुम्हारी शक्ति से आकर्षित है, जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में घुल गया। दरार बंद हो गई। कक्ष फिर शांत हो गया, पर अरीव शांत नहीं था। उसकी नसों में रक्त प्रतिध्वनि साधना की पहली तरंग गर्जना की तरह दौड़ रही थी। और बहुत दूर टूटी हुई छत की एक काली परछाई में एक युवती अपने दोनों धारदार छुरे संभालती हुई बोली, तो रक्तवंश का उत्तराधिकारी जाग गया। अवशेषालय शांत था, पर उस शांति में भी एक अनजानी घुटन फैली थी। दीवार, जो कुछ क्षण पहले काली लहर को निगल गई थी, अब स्थिर दिख रही थी। पर अरीव महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कुछ जीवित धड़क रहा है। उसकी सांसें भारी थी और रक्त मानो हर धड़कन के साथ अपना स्वयं का मार्ग चुन रहा था। लीरा उसके पास खड़ी थी, उसकी हथेली अरीव के कंधे पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो बोली, तुम बदल रहे हो, ये परिवर्तन साधारण नहीं। अरीव उत्तर देता उससे पहले उसके भीतर एक तीव्र कंपन उठा। उसकी दृष्टि धुंधली हुई, हवा ठंडी हुई और एक लाल भंवर उसकी आंखों के सामने खुल गया।
कायर्स ने पीछे हटते हुए कहा, यह क्या शक्ति है? ये किसी पुराने स्रोत से आती लगती है। और अगले ही क्षण अरीव उस भंवर में समा गया। लीरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर केवल हवा हाथ में आई। अरीव क्रिम्सन वॉइड में खड़ा था, पर यह पहले वाला शून्य नहीं था। इस बार हवा भारी थी, भूमि धड़क रही थी और लाल धुंधलके में काले वृक्ष फैले थे, जिन पर रक्त के चमकीले बिंदु ऐसे थे जैसे रात में लाल सितारे उगाए हों। उसके पैरों के नीचे धरती जीवित लग रही थी। भीतर कोई गहरी शक्ति सो रही थी। लाल मिट्टी फटी और एक धड़कता रक्त स्तंभ उसके सामने उठा। उसमें से एक स्वर गूंजा, धारक, ये तेरा पहला संसार है। अब साधना का मार्ग आरंभ होगा। स्तंभ के सामने 3 रक्त पत्थर उभरे। पहले पर रक्त प्रतिध्वनि, जहां साधक शत्रु की धड़कन और चालों को सुन सकता है। दूसरे पर हृदय भट्ठी अतिक्रमण, जो देह को कई गुना बल देता है पर चुनौती भी देता है। तीसरे पर रूपांतरण रक्त साधना, जिसमें साधक अपना रक्त किसी भी रूप में ढाल सकता है। कवच, धुआं, धार, पंख, उपचार। अरीव तीनों को देख रहा था। तभी आकाश अंधेरा हुआ। लाल धुंध अलग हुई और उसमें से एक युवती उतरी। काले वस्त्र, कमर पर 2 छुरे, चेहरा आधा ढका, आंखें गहरी, शांत, पर भीतर कहीं तेज चमक लिए हुए। उसके आने से संसार स्थिर हो गया। उसके कदमों की ध्वनि नहीं थी, उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती थी, पर उपस्थिति भारी थी। अरीव ने पूछा, तुम कौन हो? युवती ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसे पहले से जानती हो। उसने कहा, मैं छायापत की संतान हूं। तुम्हें दूर से देखती आई हूं। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो मुझे भी यहां खींच लाई। ये मार्ग केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। उसने तीनों पत्थरों की ओर देखा। इनमें से एक तुम्हें पुकार रहा है, पर तुम उसकी ध्वनि को पूरा नहीं सुन पा रहे। अरीव बोला, और तुम यहां क्यों? युवती ने कहा, चयन में सहायता करने। उसी क्षण तीनों पत्थरों से प्रकाश फूटा। युवती ने तीसरे पत्थर की ओर संकेत किया। यही तुम्हारा पथ है, यही वो साधना है जो किसी और के पास नहीं। अरीव ने तीसरे पत्थर को छुआ और उसके भीतर विस्फोट हुआ। रक्त उबलने लगा, नसें लाल प्रकाश में चमकी, आंखों में अग्नि जल उठी। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। रूपांतरण रक्त अब उसकी देह में जाग चुका था। ये साधना उसे ऊंचे लोकों के योद्धाओं से भिड़ने योग्य बना सकती थी। युवती पीछे हटकर बोली, अब तुम अपने रक्त से अपना अस्त्र बनोगे। ये तो बस आरंभ है। संसार कांपने लगा। क्रिम्सन वॉइड टूटा। युवती जाते हुए बोली, हम फिर मिलेंगे। उत्तराधिकारी। क्षण भर में दृश्य टूट गया। अरीव अवशेषालय में लौटा, पर वो पहले सा नहीं था। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी, त्वचा पर रक्त की लहरें। लीरा बोली, तुम सचमुच बदल चुके हो। कायर्स ने कहा, यह साधना ऊंचे लोकों की है। टारन बोला, भाई तुम अब वोल्केनो लाग रहे हो। अरीव ने सांस ली, ये तो आरंभ है। अरीव स्थिर खड़ा था, पर उसके भीतर लहरें उठ रही थी। साधारण रक्त की नहीं, किसी अग्निंदी की। उसकी आंखों में लाल ज्वाला बुझने के बजाय और गहरी हो रही थी। लीरा उसके पास आई, पर उसने एक पल ठिठक कर हाथ रोका। अरीव के चारों ओर हवा में हल्की गर्मी तैर रही थी, जैसे उसके शरीर से अदृश्य भाप उठ रही हो। वो धीमे से बोली, ये शक्ति तुम्हें भीतर से बदल रही है। अरीव ने केवल आंखें खोली। उनमें एक थरथराती नई पहचान थी। अवशेषालय की दीवारें इस परिवर्तन को मानो महसूस कर रही थी। पत्थरों पर लाल चिंगारी चमक उठी। कायर्स पीछे हट गया और बोला, रूपांतरण साधना साधारण नहीं, इसका असर देह से अधिक आत्मा पर पड़ता है। लगता है ये शक्ति स्वयं तय कर रही है कि कितना खोलना है। टारन कांपता हुआ बोला, भाई ये सब देखकर लग रहा है कि अगर हम यहां रुक गए तो ये दीवारें ह्यूम खा जाएंगी। अचानक कमरे में एक कसक उठी।
जैसे दूर कोई डोरी खिंच गई हो। लीरा ने सिर उठाया। तुम सबने महसूस किया? सबने सिर हिलाया। ये वही ऊर्जा थी जिसने अधिपति को जीवित रखा, पर अब वो टूटी छाया नहीं, किसी नए जन्म की धड़कन थी। अरीव बोला, ये वही शक्ति है जो मेरे भीतर जाग चुकी है, पर ये बाहर भी उठ रही है। कायर्स ने पास की दीवार छुई। वो हल्की कांपी, मानो भीतर कुछ सरक गया हो। उसने कहा, ये अवशेषालय अभी जीवित है, जैसे कोई नई सत्ता बन रही है। टारन चिल्लाया, अरे, और कितने जन्म लेगा ये महल? फर्श के नीचे कंपन हुआ, लाल धूल उछली और दीवार के कोने से काली धुंध की पतली रेखा बाहर निकली। वो रेखा कांपती हुई धीरे धीरे आकृति में बदलने लगी, मानो कोई परछाई अपनी देह बुन रही हो। अरीव ने तलवार उठाई, पर उससे पहले उसका रक्त ढाल बन गया। उसकी हथेलियों के पास लाल धुंध इकट्ठी होकर कठोर कवच बन गई। रूपांतरण की पहली पुकार। लीरा ने कहा, अरीव, तुम्हारी शक्ति जाग रही है। अरीव ने कहा, मैं नहीं रोक रहा, ये स्वयं उठ रही है। धुंध अब एक आकृति बन चुकी थी, लंबी, दुबली, काली धड़कन से बनी। उसकी आंखें खड्डों जैसी थी, खाली, बिना किसी बुद्धि के। वो धीरे आगे बढ़ी, उसकी चाल हवा में फिसलती हुई थी। कायर्स बोला, ये अधूरे लोक की संतान है, अधिपति के नष्ट होने के बाद बची हुई छाया। अरीव आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे, मानो उसे पता हो कि यह संघर्ष उसकी परीक्षा है। आकृति ने कर्कश ध्वनि निकाली और झपटी। टारन चीखा, भाई भाग जाओ। पर उससे पहले ही अरीव की हथेलियों से लाल धुएं का तेज प्रवाह निकला। धुंध घूमकर उसके चारों ओर कवच बन गई। ये रूपांतरण की पहली ज्योति थी। प्रहार कवच पर लगा, धात्विक ध्वनि के साथ। आकृति पीछे गिरी, पर टूटी नहीं। वो फिर उठी। उसकी आंखों में अब पीली चमक थी। लीरा बोली, ये शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अरीव ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से लाल बूंद गिरी, जो धरती पर लंबी होकर धारदार रक्तधार बन गई। उसने बिना रुके वार किया। प्रहार सीधा उसके मध्य पर पड़ा। आकृति सूखी चीख के साथ लाल धूल में विलीन हो गई। शांति लौट आई, पर अरीव के भीतर की आग नहीं बुझी। उसकी हथेलियों की लाल धार भाप बनकर गायब हुई, पर आंखों में अब भी लपटे थी। कायर्स बोला, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये साधना ऊंचे लोकों के लिए तैयार करती है। लीरा पास आई। उसने अरीव का चेहरा थामा। तुम्हारा बोझ बढ़ रहा है, पर तुम अकेले नहीं चलोगे। अरीव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रकाश था, पर उसमें एक अजीब गहराई। उसी क्षण अंधेरे कोने में किसी ने बहुत हल्की सांस ली। अरीव तुरंत मुड़ा। वहां कोई दिखा नहीं, पर छाया दीवारों में घुल गई। लीरा ने पूछा, क्या हुआ? अरीव बोला, कोई और है जो हमारी राह देख रहा है। छायापथ की युवती पास थी, और इस बार वो केवल देखने नहीं आई। अब अगला द्वार उसी के कारण खुलेगा। भाग 3 समाप्त। अवशेषालय अब शांत था, पर वो शांति किसी विश्राम जैसी नहीं, मानो किसी तूफान से पहले की अंतिम सांस हो। अरीव स्थिर खड़ा था, पर उसकी देह के भीतर रक्त रूपांतरण साधना की लहरें अब भी उठ रही थी। उसकी आंखों में छिपी ज्वाला किसी गहरे द्वार की ओर इशारा कर रही थी। लीरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी दृष्टि चिंता से भरी थी, पर उसमें विस्मय भी था, जैसे वो देखकर समझ रही हो कि अब उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही अरीव नहीं जो इस कक्ष में प्रवेश करते समय था। कायर्स ने दीवारों की ओर देखा। पत्थरों पर हल्की लाल रेखाएं उभर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें भीतर से खुरच रहा हो। वो बोला, अधिपति की मृत्यु के बाद ये स्थान खाली नहीं हुआ, कुछ और जाग गया है। टारन घबरा गया। और क्या बचा है? एक मर गया, दूसरा जन्म ले रहा है, तीसरा हवा में लटक रहा होगा। अचानक फर्श के नीचे एक गहरी गूंज उठी, धीमी, गर्जन जैसी, मानो धरती स्वयं चेतावनी दे रही हो। अरीव ने तुरंत सिर घुमाया। ये आवाज,
ये मेरे भीतर की गूंज से मिलती है। लीरा ने पूछा, क्या ये तुम्हारी साधना का प्रभाव है? अरीव ने सिर हिलाया, नहीं, ये किसी और शक्ति की पुकार है। कोने में छाया हिली, धीरे पर स्पष्ट। सबकी सांसें थम गई। एक क्षण के लिए लगा कि वही काली आकृति फिर से लौट आई है, पर इस बार छाया का आकार अलग था। ये किसी जीव का नहीं, किसी पच्चिन का आभास था। मानो कोई यहां था, अभी अभी गुजर कर गया। कायर्स ने कांपते स्वर में कहा, यह किसी जीव का निरीक्षण चिन्ह है। किसी ने हमें देखा और फिर छिप गया। टारन ने धीमे से कहा, मुझे तो लग रहा है कि कोई हम पर नजर रखकर मजा ले रहा है। अरीव आगे बढ़ा और अपना हाथ उस छाया पर रखा। जैसे ही उसका स्पर्श पड़ा, दीवार में हल्की धड़कन उठी, वही धड़कन जो उसे क्रिम्सन वॉइड में मिली थी। उसने आंखें बंद की। ये उसकी है, वही युवती, वो पास है। लीरा चौंक कर बोली, वो यहां इस अवशेषशालय में? अरीव ने सिर झुकाया। वो छायापथ की संतान है। वो वहां भी चल सकती है जहां कोई और जीव सांस भी नहीं ले सकता। हवा कुछ क्षण के लिए ठंडी हुई, मानो किसी अदृश्य देह की उपस्थिति छत पर से गुजरी हो। टारन ने डरकर ऊपर देखा। अगर वो यही है तो क्या वो यूं मर भी सकती है? लीरा ने उसे घूरा, वो शत्रु नहीं, वरना वो अभी तक वार कर देती। इसी बीच फर्श के मध्य में लाल गोल रेखाएं चमक उठीं। वे फैलने लगी, धीमी वृत्तों की तरह। कायर्स चौंका। ये तो साधना मंडल जैसा है, पर यह तो केवल ऊंचे लोकों में देखा गया है। अरीव भीतर तक कांप गया। उसके रोम-रोम को ये आह्वान पहचान में आया। ये ब्लडशॉट टॉर की पुकार है। ये मुझे वापस बुला रही है। लीरा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अभी उससे बाहर आए हो। फिर कैसे वापस? अरीव ने धीरे से कहा, क्योंकि वहां कुछ बदल गया है। और शायद वो युवती भी। लाल वृत्त और तेज हो गए। हवा भारी होने लगी। कायर्स ने पीछे हटते हुए कहा, यह मार्ग किसी नई परीक्षा का संकेत है। टारन बुदबुदाया, ये लड़का तो दिनों में छोटा देव बन जाएगा। अरीव ने कदम आगे बढ़ाया। लाल रेखाएं उसके चारों ओर घूम गई। उसकी आंखों में चमक उठी। अगर ये मार्ग मुझे बुला रहा है तो ये साधारण कारण से नहीं। लीरा ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, जो भी सामने आए, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरीव ने उसकी ओर देखा। उसमें एक गहरी कृतज्ञता की झलक थी, पर उससे भी अधिक एक दृढ़ संकल्प। फिर उसने अंतिम शब्द कहा, अब दूसरा द्वार खुलने वाला है। जैसे ही उसने कदम रखा, लाल मंडल फट गया और अरीव फिर से उस संसार में खिंच गया जहां अगली शक्ति, अगला रहस्य और अगला खतरा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भाग 4 समाप्त। लाल साधना मंडल की चमक अरीव को अपने भीतर खींच रही थी। उसकी देह हल्की हो रही थी, मानो उसका शरीर नहीं, केवल उसकी आत्मा यात्रा पर निकल रही हो। अगला ही क्षण धरती गायब, दीवारें गायब, हवा गायब, और वो पुनः उस संसार में उतर चुका था जहां रात लाल थी और धड़कने धरती के भीतर गूंजती थी। ब्लडशॉट टॉर इस बार वैसा नहीं था जैसा पहले। वातावरण घना था। लाल धुंध अब गहरे साए की तरह नीचे घूम रही थी। वृक्षों पर लगे रक्त क्रिस्टल अब पहले से अधिक चमक रहे थे, जैसे भीतर किसी भयावह शक्ति ने उनको तेज कर दिया हो। हवा में धातु जैसी एक कड़वाहट थी और हर सांस में शक्ति का बोझ। अरीव ने एक पल शांत खड़े होकर चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ, ये संसार उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उसे परख रहा है। उसने फुसफुसाया, ये बदल गया है। इतनी जल्दी कैसे? अचानक धरती में 3 गहरी धड़कन गूंजी, धक धक धक, और रक्त मिट्टी फटी। एक नई आकृति उठी। ये कोई जीव नहीं, बल्कि रक्त का घूमता स्तंभ था। पर इस बार उस पर प्राचीन लिपि के स्वर केवल प्रकाश नहीं, अग्नि में चमक रहे थे। स्तंभ ने भारी स्वर में कहा, धारक, तेरी पहली ज्योति देखी जा चुकी है, अब दूसरा रूप खुलने को है, पर पहले तुझे छाया की राह से गुजरना होगा। अरीव ने तभी पीछे से हल्की आहट सुनी।
कदमों की ध्वनि नहीं, फिर भी उपस्थिति स्पष्ट। वो मुड़ा, वही युवती, छायापद की संतान। उसकी आंखें अंधेरी थी, पर उनमें चमक किसी छुपी कहानी जैसी। वो वृक्ष की एक काली शाखा पर बैठी थी, मानो इस भूमि का हिस्सा हो। वो बोली, तुम फिर आए। मैंने सोचा था तुम कुछ देर रुक कर चलोगे। स्वर हल्का था, पर उसमें किसी रहस्य की धार थी। अरीव ने पूछा, तुम मेरे संसार में कैसे आ जाती हो? युवती ने कहा, यह तुम्हारा संसार है, पर इसका द्वार मेरे मार्गों में भी खुलता है। छायापथ हर उस स्थान को छूता है जहां साधना की जड़ें धड़कती है। अरीव ने उसकी ओर देखा। वो डरावनी नहीं थी, पर गहरी थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। युवती मुस्कराई, आज केवल देखने नहीं, आज मार्ग दिखाने। अचानक आकाश से लाल लपटें गिरने लगी, धुंध की धारियों से कटती हुई। वृक्ष हिलने लगे। ब्लडशॉट टॉर में एक कड़ा कंपन दौड़ा। युवती उठ खड़ी हुई। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि शाखा नहीं हिली। वो बोली, संसार जाग रहा है, और उसके साथ उसके रक्षक भी। अगले ही क्षण धरती फटी और उसमें से 3 लाल आकृतियां निकली। वो जीव नहीं थे, बल्कि रक्त ज्वाला से बने साए। उनकी आंखें लाल छेदों जैसी, उनकी देह पिघली धातु जैसी तरल। तीनों ने अरीव की ओर देखा और गर्जना की। अरीव ने हथेलियां उठाई, उसके रक्त ने प्रतिक्रिया दी। लाल धुंध उसके हाथों में इकट्ठी होने लगी, तेज चमक, और उसकी उंगलियों से 2 रक्तधार निकल आई, जैसे तलवारें उसकी नसों से जन्म ले रही हों। युवती पास आई और बोली, याद रखना, रूपांतरण केवल शक्ति नहीं, पहचान है। इसका उपयोग सोच कर करना। पहला साया झपटा, अरीव घुमा, रक्तधार से वार किया। प्रहार ने साये को चीर दिया। वो लपट की तरह फूटा और हवा में घुल गया। दूसरा साया पीछे से आया। अरीव तलवार मोड़ रहा था, पर युवती ने उछलकर उसका वार रोक लिया। उसके छुरे साये को काटते हुए निकल गए। उसका वार इतना तेज था कि अरीव को उसका हाथ दिखा भी नहीं। तीसरा साया सबसे बड़ा था। उसने दोनों पर दंड की तरह प्रहार किया। अरीव पीछे हटने वाला था कि युवती बोली, ये तुझे परखेगा, अपना रूप बदल। अरीव ने आंखें बंद की। उसकी नसें लौ बन गई। उसके हाथों का रक्त धुएं में बदला, फिर जमकर लाल कवच में ढल गया। उसने दोनों बाहें क्रॉस की। प्रहार कवच पर गिरा, भारी गर्जना के साथ। कवच नहीं टूटा, साया पीछे उछला। अरीव ने मौका नहीं छोड़ा। उसने आगे बढ़कर पूरी शक्ति से वार किया। रक्तधार लपटों में घुली और साया विस्फोट के साथ बिखर गया। तीनों साये नष्ट हो चुके थे। हवा शांत हुई। युवती ने कहा, ये थी सीमाओं की छायाएं, असली दहलीज अभी खुलनी है। अरीव ने पूछा, कहाँ ले जाएगी वो दहलीज? युवती झुकी, उसकी आंखों में लाल लपटें परावर्तित हुई। वो बोली, ऊपर, उन लोगों की ओर जहां युद्ध जन्म लेते हैं, जहां रक्त का मूल्य देह से नहीं, वचन से तौला जाता है। अरीव ने सांस ली, तो अगला चरण क्या है? युवती बोली, अगला चरण वो द्वार है जो तुम अकेले पार नहीं करोगे। अचानक उसके पीछे रक्तधरती ने विशाल लाल द्वार उगाया, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने सदियों बाद आंखें खोली हों। अरीव ने द्वार को देखा और उसकी नसें जल उठीं। भाग 5 समाप्त। लाल साधना मंडल की चमक अरीव को अपने भीतर खींच रही थी। उसकी देह हल्की हो रही थी, मानो उसका शरीर नहीं, केवल आत्मा यात्रा पर निकल रही हो। अगला ही क्षण धरती गायब, दीवारें गायब, हवा गायब। वो पुनः उस संसार में उतर चुका था जहां रात लाल थी और धड़कने धरती के भीतर गूंजती थी। ब्लडशॉट टॉर इस बार वैसा नहीं था जैसा पहले। वातावरण घना था। लाल धुंध अब गहरे साए की तरह नीचे घूम रही थी। वृक्षों पर लगे रक्त क्रिस्टल पहले से अधिक चमक रहे थे, जैसे भीतर किसी भयावह शक्ति ने उन्हें तेज कर दिया हो। हवा में धातु जैसी कड़वाहट थी और हर सांस में शक्ति का बोझ। अरीव ने शांत खड़े होकर चारों ओर देखा।
उसे महसूस हुआ ये संसार उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उसे परख रहा है। उसने फुसफुसाया, ये बदल गया है। इतनी जल्दी कैसे? अचानक धरती में 3 गहरी धड़कन गूंजी, धक धक धक, और रक्त मिट्टी फटी। एक नई आकृति उठी। ये कोई जीव नहीं, बल्कि रक्त का घूमता स्तंभ था। पर इस बार उस पर प्राचीन लिपि के स्वर प्रकाश के साथ अग्नि में चमक रहे थे। स्तंभ ने कहा, धारक, पहली ज्योति देखी जा चुकी, अब दूसरा रूप खुलने को है, पर पहले छाया की राह से गुजरना होगा। अरीव ने पीछे से हल्की आहट सुनी, कदमों की ध्वनि नहीं, फिर भी उपस्थिति स्पष्ट। वो मुड़ा, वही युवती, छायापद की संतान। उसकी आंखें अंधेरी थी, पर उनमें चमक किसी छुपी कहानी जैसी। वो काले वृक्ष की शाखा पर बैठी थी, मानो इस भूमि का हिस्सा हो। वो बोली, तुम फिर आए। सोचा था कुछ देर रुक कर चलोगे। स्वर हल्का था, पर उसमें रहस्य की धार थी। अरीव ने पूछा, तुम मेरे संसार में कैसे आ जाती हो? युवती ने कहा, यह तुम्हारा संसार है, पर इसका द्वार मेरे मार्गों में भी खुलता है। छायापथ हर उस स्थान को छूता है जहां साधना की जड़ें धड़कती है। अरीव ने उसकी ओर देखा। वो डरावनी नहीं थी, पर गहरी थी। तुम यहां क्यों आए हो? युवती मुस्कराई, आज केवल देखने नहीं, आज मार्ग दिखाने। अचानक आकाश से लाल लपटें गिरने लगी, धुंध की धारियों से कटती हुई। वृक्ष हिलने लगे। ब्लडशो टॉर में एक कड़ा कंपन दौड़ा। युवती उठ खड़ी हुई, शाखा नहीं हिली। वो बोली, संसार जाग रहा है, और उसके साथ उसके रक्षक भी। अगले ही क्षण धरती फटी, 3 लाल आकृतियां निकली। वो जीव नहीं, बल्कि रक्त ज्वाला से बने साए। उनकी आंखें लाल छेदों जैसी, देह पिघली धातु जैसी तरल। उन्होंने अरीव की ओर देखा और गर्जना की। अरीव ने हथेलियां उठाई, रक्त ने प्रतिक्रिया दी। लाल धुंध हाथों में इकट्ठी हुई, तेज चमक, और उंगलियों से 2 रक्तधार निकली, जैसे तलवारें उसकी नसों से जन्मी हों। युवती बोली, याद रखना, रूपांतरण केवल शक्ति नहीं, पहचान है। इसका उपयोग सोच कर करना। पहला साया झपटा, अरीव घुमा, रक्तधार से वार किया। साया फटकर हवा में घुल गया। दूसरा साया पीछे से आया। अरीव वार करता उससे पहले युवती उछली। उसके छुरे सीधे साए को चीरते चले गए। उसका वार इतना तेज था कि अरीव को उसका हाथ दिखा ही नहीं। तीसरा साया सबसे बड़ा था। उसने दोनों पर दंड की तरह प्रहार किया। अरीव पीछे हटने ही वाला था कि युवती बोली, ये तुझे परखेगा, अपना रूप बदल। अरीव ने आंखें बंद की, नसें लौ बन गई। हाथों का रक्त धुएं में बदला, फिर जमकर लाल कवच बन गया। उसने बाहें क्रॉस की, प्रहार कवच पर गिरा, भारी गर्जना के साथ। कवच नहीं टूटा, साया पीछे उछला। अरीव ने मौका नहीं छोड़ा, पूरी शक्ति से वार किया। रक्तधार लपटों में घुली और साया विस्फोट के साथ बिखर गया। तीनों साए नष्ट हो चुके थे। हवा शांत हुई। युवती ने कहा, ये थी सीमाओं की छायाएं, असली दहलीज अभी खुलनी है। अरीव ने पूछा, कहाँ ले जाएगी वो दहलीज? युवती झुकी, उसकी आंखों में लाल लपटें परावर्तित हुई। वो बोली, ऊपर, उन लोगों की ओर जहां युद्ध जन्म लेते हैं, जहां रक्त का मूल्य देह से नहीं, वचन से तौला जाता है। अरीव ने सांस ली, तो अगला चरण? युवती बोली, अगला चरण वो द्वार है जो तुम अकेले पार नहीं करोगे। अचानक पीछे रक्तधरती ने विशाल लाल द्वार उगाया, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने सदियों बाद आंखें खोली हों। अरीव ने द्वार को देखा और उसकी नसें जल उठीं। भाग 6 समाप्त।